हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं आज जो कि सामान्य हिंदी की सीरीज है जिसके अंतर्गत अध्याय 7 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्रिया को। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम इस सीरीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम यहाँ सबसे पहले पॉइंट वाइज क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि क्रिया एक विकारी शब्द है। आप याद रखेंगे, क्रिया कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है और जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो धातु के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो कह रहा है किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध हो। यानी कि कहने का आशय ये है किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। यानी कि किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। आइए हम शब्दों को देख लेते हैं। शब्द यहाँ है जैसे पीना है, खाना है, रोना है, दौड़ना, हंसना आदि क्या है? यह क्रिया है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे नेहा गा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर नेहा गा रही है, यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है दोस्तों, तो बच्चा खेल रहा है, यहाँ पर क्रिया हो रहा है। यानी कि किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। आइए हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं पॉइंट के माध्यम से। उपर्युक्त यानी कि इस वाक्य में गा रही है, खेल रहा है आदि जो शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है दोस्तों, अतः इन्हें हम क्या कहेंगे? ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? क्रिया हो जाएंगे। ये सभी शब्द क्रिया हो जाएंगे। आइए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पॉइंट है धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप यानी मूलांश को हम धातु कहते हैं। आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से किया जा सकता है कि धातु किसे कहते हैं, किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा क्रिया के मूल रूप या मूलांश को हम धातु कहते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि जिस मूल रूप से क्रिया बनती है उसे ही धातु कहते हैं। यानी कि जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है, बनती है, उसे हम धातु कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। धातु हमेशा प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। यानी कि धातु जो है क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे जाना, पाना, खाना, सोना, खेलना आदि। इन सभी साधारण रूपों के अगर अंत में हम देखें तो यहाँ पर क्या है? ना लगा मिलेगा आपको, ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ना को निकाल देने के बाद जो रूप बच जाता है क्रिया में, जो आपको अगर यहाँ पर ना निकाल दिया जाए दोस्तों, यहाँ का ना, तो जो रूप बच जाता है वो क्या होगा? वो हो मूल रूप बचता है। क्या बचता है? और उसे ही हम धातु कहते हैं। आइए देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है हमारे पास लिखना है, लिख से इसमें लिख अलग कर दिया गया, ना अलग कर दिया गया। जो यहाँ पर मूल रूप बचा है क्रिया को अलग करने से, तो यहाँ लिख जो है मूल रूप और ना इसका जो है वो हो जाएगा दोस्तों, जो बाद में ना लगा होता है, क्रिया बनता है जिससे। चलिए, ना को निकाल देने पर इस प्रकार देख पा रहे होंगे। पाना में पा को निकालेंगे और यहाँ पर जाना में देखेंगे जा को निकाल देंगे, और इस प्रकार यह दोस्तों क्या है? आपका मूल रूप निकाल आता है। धातु, इसे ही धातु कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इनमें क्रमशः यानी क्रम से, क्या दोस्तों? क्रमशः, इनमें ही क्रमशः हम देखेंगे लिख, पा और जा। जो आप देख पा रहे होंगे लिख, पा और जा जो यहाँ पर हैं, इन्हें कह रहा है कि मूल रूप हैं या फिर धातु रूप हैं, इन्हें ही कहेंगे हम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है आपके सामने है? क्रियाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। अगर बात करें, पूछा जाए क्रियाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं, तो क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला है आपका धातु से बनती है,
और दूसरा संज्ञा से बनती है और तीसरा आप देखेंगे विशेषण से बनती है। आइए तो हम देखते हैं किस प्रकार बनती है। धातु से किस प्रकार बनती है, तो दोस्तों धातु की बात करें तो यहाँ पर जो खा है, खा से खाना हो जाएगा, ये धातु से बन गई। पी से पीना हो गया, ये धातु से बन गया। और खेल से खेलना होगा, ये भी यहाँ पर धातु से बन गया। अब देखते हैं दोस्तों संज्ञा से किस प्रकार बनेगी। यहाँ पर संज्ञा से बनने वाला, अब संज्ञा से किस प्रकार बनेगी। हाथ है एक संज्ञा, हाथ से यहाँ पर संज्ञा से बनेगी हथियाना, और लात से लतियाना, बात से बतियाना। इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यह आपकी क्या बन जाएगी, आपकी दोस्तों क्रिया बन जाएगी संज्ञा से। आइए विशेषण से क्रिया देखते हैं किस प्रकार बनती है। विशेषण यहाँ पर चिकना है और चिकना से चिकनाना बन जाता है। गरम विशेषण है, गरम से गरमाना, और दोहरा विशेषण है, दोहरा से दोहराना। इस प्रकार विशेषण से क्रिया बन जाती है। आइए हम आगे देखते हैं। एक चार्ट के माध्यम से क्रिया का हम वर्गीकरण करते हैं, देखते हैं किस प्रकार क्रिया का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे क्रिया का विभाजन। अब विभाजन दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है। पहला रचना या फिर उसे हम बनावट के आधार पर कहेंगे, और दूसरा है प्रयोग के आधार पर। आइए हम रचना या बनावट के आधार पर देखेंगे कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यह है आपके रचना या बनावट के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर आकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे हम यहाँ पर प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे प्रयोग के आधार पर पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया। आप देखेंगे यह प्रयोग के आधार पे। आइए हम इसमें कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर यह कहा जा रहा है दोस्तों कि क्रिया का विभाजन, किसका विभाजन, क्रिया का विभाजन दो प्रकार से होता है। ठीक है, पहला तो है या तो रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर। ये आपका हो गया रचना या बनावट के आधार पर क्रिया की दो प्रकार होते हैं। अब देखेंगे रचना और बनावट के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपका आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आइए हम देखते हैं आकर्मक क्रिया क्या है। आकर्मक यानी कि बिना कर्म के, तो आ बोले तो नहीं, यानी कि देखेंगे आ और कर्म मिलकर आकर्मक बनता है यहाँ पर। तो आ का मतलब नहीं होता है, जो कि एक उपसर्ग है, और अर्थात बिना कर्म के। क्या है दोस्तों, बिना कर्म के इनके, इसका कहने का मतलब बिना कर्म के। अब बिना कर्म की क्या है दोस्तों, आकर्मक क्रिया वही होगी जिसमें कर्म नहीं होगा। तो आइए देखते हैं जिस क्रिया का व्यापार, किसका व्यापार, जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़े। ठीक है, कर्ता पर ना पड़े दोस्तों, फिर पड़े किस पे, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता पे ना पड़े दोस्तों, डायरेक्ट जिस क्रिया का व्यापार का फल, यानी कि कर्म का व्यापार का फल अगर आपके कर्ता पर ना पड़े तो आपका उसे आकर्मक क्रिया होगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि आकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए हम देख लेते हैं इसे। जैसे राम रोता है, क्या है, राम रोता है, और कर्ता क्रिया, यहाँ पर राम क्या है, कर्ता है, और रोता क्या है, क्रिया है। और पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या करता है और क्रिया है, इसमें कर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं रेलगाड़ी एक कर्ता है और चलती क्या है, क्रिया है। इस प्रकार यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। कह रहे हैं कि उपर्युक्त यानी कि जो आपने ऊपर पढ़ा, कह रहा है रोता है, उड़ते हैं, चलती है, क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव फल सीधा कर्ता के क्रमशः राम, पक्षी, रेलगाड़ी पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में अगर देखेंगे तो कर्म नहीं आता है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि कुछ अकर्मक क्रियाएं देख लेते हैं। जैसे कि आप इसमें पढ़ लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों मान लेंगे। तो यहाँ पर है कि सोना, होना, बढ़ना, आकड़ना, डरना, बैठना, क्या दोस्तों, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पीसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना, फांदना आदि क्या हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। अब ध्यान देने की बात क्या है देख लेते हैं। यदि प्रश्न करने पर हमें
क्या, किसे, किसका आदि का जवाब ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक होगी दोस्तों। क्या होगी? अकर्मक होगी। लेकिन हमें प्रश्न करने पर कौन का उत्तर मिल जाता है तो उस उपयुक्त वाक्यों में प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसको आदि का उत्तर क्या करता है? नहीं प्राप्त होता, किंतु कौन का जवाब प्राप्त होता है। अतः यह अकर्मक, यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। आइए हम देखते हैं किस प्रकार अकर्मक, देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जिन क्रियाओं का फल, किसका? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर किस पे पड़े? कर्म पर पड़े। सकर्म, कर्म सहित कर्म पर पड़े, उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं यहाँ करता है, कर्म क्या है? पत्र है, और लिखना या क्रिया है, और यहाँ इस पे कर्म और इसका प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ कर्म भी है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अरविंद खाना खाता है, यहाँ पर कर्म है, आप देख पा रहेंगे कर्ता कि किए गए कर्म का उसका प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। तो तीसरा क्या है? भंवरा फूलों का रस पीता है, फूलों का रस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आइए इसको और बेहतर तरीके से हम समझ लेते हैं। बेहतर तरीके से देखेंगे दोस्तों तो ये कह रहा है कि उपयुक्त जो उपरयुक्त आपने वाक्य देखा, वाक्य में जो क्रियाएँ हों, जैसे कि लोग लिखता हूँ, खाता हूँ और पीता हूँ का सीधा प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के किस पे पड़ा? आपके ऑब्जेक्ट पे, कर्म पे पड़ा। पत्र पे पड़ा और खाना पे पड़ा, फूलों का रस पर पड़ा, इसलिए पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए पत्र, खाना और फूलों का रस सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ध्यान देने की बात है कि ध्यान देना ये है, यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब मिल जाए तो वहाँ पर समझ लेना कि उपर्युक्त क्रियाएं सकर्मक हैं दोस्तों। जैसे कि पहले वाक्य में प्रश्न करने पर कि मैं क्या लिखता हूँ तो जवाब में मिलता है कि पत्र लिखता हूँ, तो आप समझ जाएंगे सकर्मक क्रिया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों में होता है। तो देखते हैं किसमें? भरना, लजाना, खुजलाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना दोस्तों, बदलना, घबराना आदि इनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही इनका निर्धारण हो पाता है। ये क्रियाएं अकर्मक भी, सकर्मक या अकर्मक दोनों होती हैं। अब प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा उससे पता चलता है। आइए हम इसे देख लेते हैं। अब अकर्मक क्रिया के रूप में और सकर्मक क्रिया के रूप में हम किस प्रकार यूज करेंगे, दोनों को आप देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अकर्मक क्रिया के रूप में देखते हैं, उसके बाद सकर्मक क्रिया के रूप में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पक्षी उड़ते हैं, जो कि अकर्मक है, और पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। क्या दोस्तों? आइए देखते हैं कि मेरा कान खुजलाता है, मेरा कान खुजलाता, यहाँ आपका देखेंगे तो अकर्मक के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ देखेंगे कि वह मेरा कान खुजलाता है, यह आपका सकर्मक के रूप में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे, अकर्मक के रूप में वह पढ़ रहा है, यह कर्मक के रूप में, और वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये सकर्मक के रूप में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करने से आपको क्या का जवाब मिल जाएगा। वह क्या पढ़ रहा है तो वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो अब है खेल रहा है, यहाँ पर यह कर्मक के रूप में, और यह खेल यहाँ पर अब है क्रिकेट खेल रहा है, आंसर मिल जाएगा, तो यह सकर्मक हो जाएगा दोस्तों। गीता लजा रही है, क्या लजा रही तो पता नहीं है, तो गीता राम से लजा रही है, किससे लजा रही तो राम से लजा रही दोस्तों, तो यह आपका सकर्मक के रूप में हो जाएगा। आइए हम आगे पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हम द्विकर्मक क्रियाएं, क्या दोस्तों? द्विकर्मक क्रियाएं क्या है आपके सामने हैं। द्विकर्मक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो क्रिया में दो कर्म होता है दोस्तों। दो कर्म वाली क्रियाएं द्विकर्मक होती हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कर्ता जो है अरविंद है, और कर्म क्या है? निरंजन है, और दूसरा यहाँ कर्म क्या है? पुस्तक है, और क्रिया आपकी देना है। इस प्रकार देखेंगे तो डबल ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, दो कर्म मिल रहा है, तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है? शिवम ने राहुल को पैसे दिए, यहाँ पर शिवम करता है और राहुल आपका कर्म है, और पैसा भी आपका कर्म है, दो कर्म आ गया यहाँ पर देखेंगे, और क्रिया देना हो गया। इस प्रकार यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आइए हम इसको और बेहतर तरीके से देखते हैं। यहाँ पहले वाक्य में अगर देखें
तो कर्म, निरंजन और पुस्तक एवं दूसरे वाक्य में देखें तो कर्म की बात करें तो राहुल और पैसे हैं, इस प्रकार दोनों में डबल कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु के भेद देखेंगे। अब धातु के भेद क्या होते हैं? पहला है रूढ़ या मूल धातु, रूढ़ बोलेंगे उसे या मूल धातु बोलेंगे। दूसरा है यौगिक धातु क्रिया। तो आइए पॉइंट के माध्यम से इन्हें हम समझ लेते हैं। रूढ़ क्या है? तो दोस्तों देख पा रहे होंगे रूढ़ क्या है। आप सबसे पहले इसे देखेंगे तो यहाँ पर रूढ़ की बात करें तो रूढ़ यानी कि, या इसे हम रूढ़ भी कहेंगे, इसे मूल भी कहेंगे। ये रूढ़ या फिर मूल धातु क्या है? रूढ़ या फिर मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अगर कहें तो सीधे से शब्दों में ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते दोस्तों। आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण से जा हो गया, खा हो गया, पी हो गया, रह, कर, बैठ, चल आदि क्या है? ये रूढ़ क्रिया है, रूढ़ धातु है। क्या दोस्तों? रूढ़ धातु या फिर मूल धातु हैं और ये प्रायः स्वतंत्र होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट यौगिक धातु के बारे में बात करें। अब यौगिक धातु क्या है? मूल धातु आपने पढ़ा, अब यौगिक धातु देखते हैं। यौगिक धातु क्रिया मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, अगर क्रिया की मूल धातु हो उसमें प्रत्यय लगाकर अनेक धातुओं को संयुक्त करके यौगिक धातुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि क्रिया मूल धातु में प्रत्यय को लगाकर अनेक धातुओं को संयुक्त करके क्या किया जाता है? संयुक्त करके आपका यौगिक धातुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे देखेंगे कि उठना से बनाया जाए उठाना, करना से कराना, बात से बतियाना, पढ़ना से पढ़ाना, खाना से खिलाना आदि क्या है? यौगिक क्रिया होगी दोस्तों। आइए हम यौगिक क्रिया धातु की रचना को देखेंगे किस प्रकार है। सबसे पहला देखेंगे हम यौगिक धातु की रचना किस प्रकार की जाती है। तो यौगिक धातु की रचना 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। अब क्या है देखते हैं किस प्रकार से होती है। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। यानी कि धातु में हम प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या बात करते हैं? नेक्स्ट यहाँ पर यह कह रहा है कि संज्ञा विशेषण शब्दों से नाम धातु बनाना। किससे? संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनाना। या फिर देखेंगे तीसरा, अनेक धातुओं को संयुक्त यानी कि मिलाकर दोस्तों करने से, यानी कि संयुक्त करने से संयुक्त क्रियाएं बनाते हैं। मतलब कि अनेक अगर धातुओं को एक साथ मिला दिया जाए तो मिलाने से दोस्तों जो संयुक्त क्रिया बनती है। आइए हम देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया क्या है देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस रूप में से हमें यह मालूम पड़े कि कर्ता कोई काम स्वयं नहीं करके किसी दूसरे को उस काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि प्रेरणा दे रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। धातु में प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है दोस्तों। अगर हम धातु में प्रत्यय लगाएं तो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। आइए देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता किस प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेरक कर्ता। कैसा? प्रेरक कर्ता मतलब प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा देने वाला। और दूसरा देखेंगे क्या होता है, प्रेरित कर्ता यानी कि प्रेरणा देने वाला। आप दोनों को देखेंगे, प्रेरणा यहाँ पर देने वाला है और यहाँ पर प्रेरणा प्रदान करने वाला, यानी कि प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, और यहाँ पर देखेंगे प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला। याद रखना फ्रेंड्स, लेने वाला यहाँ पर है प्रेरित कर्ता। अब देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम समझेंगे किस प्रकार है। तो यहाँ बात करें, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। यहाँ पर देखेंगे मैंने जो है आपका प्रेरक है। ठीक है दोस्तों,
प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला। और यहाँ पर लेने वाला जो प्रेरित करता है दोस्तों वो क्या है, रामेश है। क्या है, रमेश है। और दोनों से मिल के जो क्रिया बनेगी एक है प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाया हो जाएगी, इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन 2 है जो कह रहा है अजय ने विजय को जगाया। अब अजय यहाँ पर प्रेरक है, ठीक है दोस्तों, और विजय यहाँ पर प्रेरित है, और दोनों आपके यहाँ पर हो जाएंगे जगाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट इसी को समझते हैं अच्छे से। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। मूल धातु में आना फिर वाना जोड़ने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। आना जोड़ेंगे वाना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। आइए किस प्रकार बनती है देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल धातु। हमारा जो मूल धातु है उसको देखेंगे। अब मूल धातु से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी, अब फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। जैसे हम गिरना, यहाँ हमारा मूल धातु हो गया। अब यहाँ बात करेंगे गिरना से, तो गिराना हो जाएगा प्रथम, और गिरवाना यहाँ हो जाएगा जो द्वितीय प्रेरणार्थक। इस प्रकार जगना जगाना जगवाना, उठना उठाना उठवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, लड़ना लड़ाना लड़ना उड़ना उड़ाना उड़वाना, सुनना सुनाना सुनवाना, और चलना चलाना चलवाना। इस प्रकार दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक और वाना लगा के द्वितीय प्रेरणार्थक बन रहा है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आना लगाकर यहाँ पर प्रथम और वाना लगाकर सेकंड बनेगा। अब याद रखना ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। चलिए तो देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या है। संयुक्त क्रिया की बात करें, जहाँ दो या फिर दो से अधिक क्रियाएं क्या हो, क्रियाओं का प्रयोग एक ही साथ साथ हो, क्या हो, साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया नाम दे देते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। वह खा चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे संयुक्त क्रिया क्या है। अब यहाँ बात करते हैं वह खा चुका, वह तो आपका कर्ता हो जाएगा, और खाना एक क्रिया हो जाएगा और दूसरी क्रिया चुका। इस प्रकार दो क्रिया यहाँ पर आ जाती हैं, संयुक्त हो जाता है। यह आपका संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल से और देखते हैं इसे, कि राहुल गीता पढ़ने लगा। अब राहुल यहाँ पर कर्ता है और गीता आपका कर्म है, और पढ़ना क्या है आपका, पढ़ना ये क्या है, क्रिया है, और लगा आपका क्या है, क्रिया। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर डबल क्रियाएं हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, आप देखेंगे यहाँ डबल क्रियाएं हो जाएंगी, तो यहाँ पर संयुक्त रूप से क्रिया हो जाती है, इसलिए संयुक्त क्रिया के अंतर्गत है। और इसे हम पॉइंट से समझ लेते हैं कि इन दोनों वाक्यों में जो आपने ऊपर पढ़ा, क्रमशः साथ साथ क्रियाएँ खा और चुका, पढ़ने लगा का प्रयोग हुआ है, ठीक आपने पढ़ा। और क्या कह रहा है कि यह संयुक्त क्रिया है, ठीक। आइए देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, अब अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्यतः देखें तो 11 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं मुख्यतः, तो आप बताएंगे 11 होते हैं। आप नाम भी देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक। आगे देखेंगे आवश्यकता बोधक और निश्चय बोधक। नेक्स्ट देखेंगे अभ्यास बोधक और है पुनरुक्ति बोधक। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया इसके अंतर्गत देखेंगे क्या है। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम, दो चीज़ें या फिर विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे आइए देखते हैं, लात हुआ आपका, लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, चिकना से चिकनाना, ठंडा से ठंडाना। आपका यहाँ देखेंगे तो सर्वनाम संज्ञा विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, नाम धातु क्रियाएं होंगी। आइए देखते हैं, अपना से अपनाना, लाज से लजाना, झूठ से झुठलाना, स्वीकार से स्वीकारना, गरम से गरमाना। आइए हम आगे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे से देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के
साथ क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से, किसके जुड़ने से? क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे ही हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे संज्ञा से, यहाँ पर विनाश करना, पतन करना और लाठी मारना देखेंगे। विनाश करना, यहाँ पर विनाश जो है संज्ञा है और करना एक क्रिया है, दोनों मिलके आपकी क्या हो जाएंगी? आपका दोस्तों क्या होगा? नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया हमेशा संज्ञा विशेषण के शब्दों के साथ क्या जुड़ जाता है? एक वर्ब जुड़ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे संज्ञा विशेषण आ भी रहा है और संज्ञा विशेषण के साथ आप देखेंगे यहाँ पर आपके साथ क्रिया भी जुड़ जा रही है। अब पतन करना, पतन करना, अब पतन एक संज्ञा है और करना एक क्रिया है, दोनों जुड़ेंगे तो आपकी क्या होगा? नामबोधक क्रिया हो जाएंगी। इसी प्रकार संज्ञा और क्रिया आपस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट विशेषण से किस प्रकार बनेगा दोस्तों? तो विशेषण से देखेंगे सुखी एक विशेषण है और रहना एक वर्ब है, दोनों मिलेंगे तो सुखी रहना एक क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया दोस्तों, क्या? नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निराश होना। अब निराश होना क्या है? यहाँ पर देखेंगे निराश होना, निराश क्या है? एक विशेषण है। निराश और क्रिया दोनों मिलेंगे तो निराश होना एक क्रिया बन जाएगी और क्रिया है नामबोधक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? नामबोधक क्रिया। इस प्रकार आइए देखते हैं। ध्यान देने की बात क्या है? कह रहे हैं कि ध्यान दें यह है कि नामबोधक क्रियाएँ जो होती हैं, संयुक्त क्रियाएँ दोनों अलग अलग हैं। जो नामबोधक क्रियाएं होती हैं और संयुक्त क्रियाएं दोनों अलग अलग होती हैं, क्योंकि नामबोधक क्रियाएं संज्ञा तथा विशेषण शब्दों में क्रियाओं के मेल से बनती हैं, लेकिन संयुक्त क्रिया की बात करें तो दो क्रियाओं से मिलकर बनती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि नामबोधक क्रियाएँ जो होती हैं, नामबोधक क्रियाएँ वो संयुक्त क्रियाएँ एवं संयुक्त क्रियाएँ दोनों हो जाए, यानी कि नामबोधक क्रियाएँ और संयुक्त क्रियाएँ दोनों क्या अलग अलग हैं। अब अलग अलग कैसे हैं देखते हैं। कह रहे हैं नामबोधक क्रियाएं जो होती हैं संज्ञा विशेषण शब्दों में क्रियाओं के मेल से बनती हैं, ठीक है। और जबकि जो संयुक्त क्रिया होती है दो क्रियाओं के मेल से बनती हैं, ठीक है। बस इतना फ़र्क है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और देख सकते हैं। आप देखेंगे सहायक क्रिया आखिर क्या है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट पूरा करने में सहायक होती है। यानी कि बात करें तो सहायक क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया के जो रूप को क्या होते हैं स्पष्ट कर देता है और रूप उसके पूरा करने में सहायता करती है। आइए देखते हैं। कभी एक सहायक क्रिया तो कभी दो, कभी कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक हो जाती हैं। हिंदी भाषा में सहायक क्रियाओं का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण में क्या है? कह रहा कि राम जाता है। अब देखेंगे यहाँ जिस प्रकार इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होता है, इस प्रकार हिंदी में दोस्तों राम तो आपका करता है और यहाँ जाना एक मुख्य क्रिया है, ठीक है दोस्तों। गो जाना एक मुख्य क्रिया है और वहाँ जो इज एम आर वाज विल बी शैल भी लगता है दोस्तों। इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे जो है आपका सहायक क्रिया हो जाएगा और यहाँ पर जाता एक मुख्य क्रिया। और राहुल जगे हुए थे, यहाँ पर बात करें तो राहुल एक वो कर्ता हो जाएगा और जगना क्या मुख्य क्रिया है और हुए थे यहाँ पर ये है सहायक क्रिया के रूप में यूज़ होगा। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैं पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर था सहायक क्रिया हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और पढ़ा आपका मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिष्य खाता है, शिष्य जो है सब्जेक्ट है और खाता की बात करें खाता तो वर्ब हो जाएगा जो कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया और यहाँ सहायक क्रिया हो जाएगी। अब इसको हम एक बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं कि जाना और जो ऊपर आपने पढ़ा उसके तीनों चारों वाक्यों में जाना पढ़ा, जगना पढ़ा, पढ़ना और खाना मुख्य क्रियाएं हैं, ठीक है, मुख्य क्रियाएं हैं। जबकि इनकी सहायक क्रिया की बात करें तो सहायक क्रियाएं क्रमशः है पहले में, दूसरे में हुए थे, तीसरे में था, चौथे में आपका यहाँ है, देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया आखिर क्या है। पूर्वकालिक क्रिया में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया जो है आपकी कह रहे हैं कि
जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, ठीक है, कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे आइए देखते हैं कि मैं अभी सोकर उठा, ठीक, पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि कह रहा है कि जब एक क्रिया समाप्त हो उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्ति में हो, तब जो पहली क्रिया होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो पहली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चा दूध पीकर सो गया। अब यहाँ सोना जो है एक वर्ब है और इसके पहले वाली जो क्रिया आएगी ये होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपूर्ण क्रिया क्या है। अपूर्ण क्रिया कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो पाता, इसीलिए ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं इसे। अब उदाहरण में यह कह रहा है कि गांधी जी थे। अब गांधी जी थे क्या थे ये तो मालूम नहीं पड़ रहा, इस पूरे इसमें कमी है। तो गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो यहाँ पर जो पूरक शब्द है ये आपका राष्ट्रपिता हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि तुम हो। अब तुम क्या हो, तो तुम क्या हो, बुद्धिमान हो, ये पूरक शब्द है। इस प्रकार देखेंगे तो अपूर्ण क्रिया है ये। अब देखेंगे यहाँ पर और समझ लेते हैं, इन दोनों वाक्यों में अगर बात करें जो ऊपर आपने पढ़ा, राष्ट्रपिता और बुद्धिमान की बात करें तो शब्दों का प्रयोग करने से वाक्यों में स्पष्टता आ जाती है, मतलब क्लियर हो जाता है। अब क्लियर हो जाता है दोस्तों, अतः ये दोनों शब्द क्या हैं, जो राष्ट्रपति और विद्वान एक पूरक शब्द हैं। अब क्रियार्थक संज्ञा, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहता है। अब हमेशा आपसे पूछा जा सकता है कभी न कभी कि जो है कह रहे हैं कि क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग के रूप में ही रहता है। ऑप्शन में किसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ पर टहलना, और देश के लिए मरना गौरव की बात है। इन दोनों वाक्यों में जो टहलना है ऊपर यहाँ पर ये, और मरना जो है ये क्रियार्थक के रूप में, क्रियार्थक संज्ञा के रूप में, किसके रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आइए अनुकरणात्मक क्रिया को देखते हैं। ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे ध्वनि बार बार आए यानी खट खट, यानी खटखट से खटखटाना, ये अनुकरणात्मक क्रिया है। और धड़ से धड़धड़ाना, और यहाँ पर थर थर से थरथराना, सनसन से सनसनाना, थप 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 से थपथपाना, चरचर से चरचराना। इस प्रकार देखेंगे तो ये आपकी अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं सामान्य क्रिया क्या है। सामान्य क्रिया की बात करें तो ये आपसे क्या कह रहा है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, ठीक है, वाक्य में क्रिया तो एक ही प्रयोग हो, लेकिन आगे कह रहे हैं तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। अगर वाक्य में एक ही क्रिया प्रयोग हो तो सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आना जाना, धोना नहाना, चलना खाना रोना आदि। आप नहाए, वह नहाया, ठीक है, तो यहाँ एक ही क्रिया प्रयोग हुआ है तो इसलिए सामान्य क्रिया हो जाएगी। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि सामान्य क्रिया तक आपने पढ़ा, सामान्य क्रिया। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मिलेगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, ताकि नए वीडियो इम्पोर्टेंट्स वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।